नमस्ते। आज हम फोकस कर रहे हैं एक काफी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस पर। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। हाँ। हमारे पास एक डिटेल बायोलॉजी टेक्स्ट एक्सेप्ट है जो हायर प्लांट्स में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। राइट। मिशन सिंपल है, इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक के एसेंशियल्स को समझना, कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, कैसे लाइफ को सस्टेन करते हैं। बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस ये हमारे फूड और ऑक्सीजन का प्राइमरी सोर्स है, लाइफ का फाउंडेशन कह सकते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो ये एक फैसिनेटिंग फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्लोरोफिल, लाइट और CO2। और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो जाता है ना, जैसे वो वैरीगेटेड लीफ वाला। एग्जैक्टली। या फिर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें लीफ का एक पार्ट टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, KOH सोक्ड कॉटन के साथ CO2 अब्जॉर्ब हो जाती है। तो वहां स्टार्च नहीं बनता। राइट, समझ गया। करेक्ट। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ने भी काफी हेल्प की हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। जोसेफ प्रीस्टली 1770s में। हाँ, प्रीस्ली का बेल जार एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। उन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट्स एयर को रिस्टोर करते हैं जो ब्रीदिंग एनिमल्स या बर्निंग कैंडल से डैमेज हुई थी। उन्होंने रिस्टोर वर्ड यूज किया था। बेसिकली ऑक्सीजन डिस्कवर किया अननोइंगली। करेक्ट। फिर आए जैन इंजनहाउस। उन्होंने क्या शो किया? इंजनहाउस ने शो किया कि सनलाइट एसेंशियल है इस प्रोसेस के लिए। और इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ ग्रीन प्लांट पार्ट्स ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अच्छा, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बिल्ड हुई। फिर जूलियस वॉन सैक्स आए 1854 में। उन्होंने क्या एविडेंस दिया? उन्होंने बताया कि ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये भी कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड है। स्पेशल बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट्स। ओके। फिर TW एंगलमैन, उन्होंने प्रिज्म यूज करके बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, क्या था वो? उन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब किया। देखा कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट रीजन्स में मैक्सिमम होती है। ब्लू और रेड लाइट में? हाँ, और ये क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्लोजली मैच करता है। उन्होंने क्लैडोफोरा, एक ग्रीन आल्गा, और एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए थे। बैक्टीरिया वहां जमा हो गए जहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही थी। वाओ, क्लेवर एक्सपेरिमेंट। बहुत। और फिर कॉर्नेलियस वैन नील का कंट्रीब्यूशन, वो भी क्रिटिकल था, राइट? ओह यस, वैन नील का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर स्टडी किया। और क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आकर CO2 को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। हाइड्रोजन डोनर। हाँ, और उन्होंने इन्फर किया कि ग्रीन प्लांट्स में H2O हाइड्रोजन डोनर है, इसीलिए O2 पानी से आती है, CO2 से नहीं। ये एक मेजर डिस्कवरी थी। इससे ही फिर करेक्ट ओवरऑल इक्वेशन मिली होगी। एग्जैक्टली। 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 6 O2 लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। गॉट इट। 6 पानी के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, 6 बनते भी हैं। नेट रिएक्शन में हम 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस 6 O2 लिखते हैं, बट 12 यूज होते हैं एक्चुअली। करेक्ट। वो 12 H2O वाटर स्प्लिटिंग से आते हैं। ओके, और ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है एग्जैक्टली? क्लोरोप्लास्ट में। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो मेनली लीव्स के मीजोफिल सेल्स में मिलते हैं। वहाँ इनका नंबर काफी हाई होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्पेसिफिक लोकेशंस होंगी। बिल्कुल, एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ग्राना और स्ट्रोमा लेमेलाe, वहाँ लाइट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शंस मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और एनर्जी करेंसी बनाना, ATP और NADPH। अच्छा, ATP और NADPH एनर्जी पैकेट्स। हाँ, और फिर जो मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा, वहाँ होते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो CO2 से शुगर सिंथेसाइज करते हैं। इन्हें कार्बन रिएक्शंस या डार्क रिएक्शंस कहते हैं। डार्क रिएक्शंस मतलब अंधेरे में होते हैं? नहीं, डार्क रिएक्शन नाम थोड़ा मिसलीडिंग है। मतलब ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, पर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ATP और NADPH, तो इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स को यूज करके CO2 फिक्स करते हैं स्ट्रोमा में। करेक्ट। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर है। मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर लाइट ट्रैपिंग एंड ATP NADPH, स्ट्रोमा फॉर यूजिंग ATP NADPH
to make sugar. समझ गया। अब इन लाइट रिएक्शंस में पिगमेंट्स का क्या रोल है? आपने क्लोरोफिल कहा था। हाँ, क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, लेकिन सिर्फ एक नहीं होता। लीव्स में मल्टीपल पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे? क्लोरोफिल ए है, जो ब्राइट या ब्लू ग्रीन दिखता है, ये चीफ पिगमेंट है। फिर क्लोरोफिल बी है, येलो ग्रीन। ओके। और फिर आते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, जैसे ज़ांथोफिल्स येलो और कैरोटिनॉइड्स येलो से येलो ऑरेंज। एक्सेसरी पिगमेंट्स? इनका क्या काम है? ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लाइट एब्जॉर्प्शन का रेंज बढ़ा देते हैं, मतलब ये डिफरेंट वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करके एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, टीम प्लेयर्स की तरह। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं जब लाइट बहुत इंटेंस हो। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब हाईलाइट से डैमेज हो सकता है। हाँ, तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स उस डैमेज से बचाते हैं। स्मार्ट डिजाइन है ना? बिल्कुल। तो लाइट रिएक्शंस में आगे क्या होता है? एनर्जी ट्रैप कैसे होती है? लाइट रिएक्शन में बेसिकली दो मेन फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम आई या पीएसआई और फोटोसिस्टम 2 या पीएस2। पीएसआई और पीएस2। हाँ, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस से बने होते हैं, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट गैदर करते हैं। हर फोटोसिस्टम का एक रिएक्शन सेंटर होता है, एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। पीएसआई का P700, पीएस2 का P680। नंबर्स वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं जो वो अब्जॉर्ब करते हैं। P700 और P680। ओके, फिर तो जब लाइट स्पेसिफिकली 680 नैनोमीटर की PS2 पर पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें पकड़ लेता है। एक्साइट होके जंप करते हैं। हाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं। इसमें साइटोक्रोम्स वगैरह होते हैं। ओके, एक चेन की तरह। हाँ, और इस मूवमेंट से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे प्रोटॉन्स पंप होते हैं और एटीपी बनता है। इलेक्ट्रॉन्स फिर पीएसआई तक पहुंचते हैं। पीएसआई तक? हाँ, पीएसआई भी लाइट अब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर, वहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन NADP+ को रिड्यूस करके NADPH बना देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स PS2 से शुरू होके NADPH तक पहुंचे, इसे Z स्कीम कहते हैं? एग्जैक्टली। अगर आप इलेक्ट्रॉन फ्लो को एनर्जी लेवल के ग्राफ पर प्लॉट करें तो वो Z शेप जैसा दिखता है, इसीलिए Z स्कीम। और PS2 के इलेक्ट्रॉन्स जो गए वो रिप्लेस कैसे होते हैं? गुड क्वेश्चन। वो वाटर स्प्लिटिंग से रिप्लेस होते हैं। PS2 के पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो पानी को तोड़ता है, H2O-2H+ + 2E- + O। ऑक्सीजन रिलीज होती है। अच्छा, तो ऑक्सीजन पानी से आती है, ये यहाँ प्रूव हो गया। बिल्कुल। और प्रोटॉन्स H+ थाइलेकॉइड लूमेन में अक्यूमुलेट होते हैं। और एटीपी कैसे बनता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन से। हाँ। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और फिर प्रोटॉन्स एटीपी सिंथेसेस के थ्रू मूव करते हैं तो एटीपी सिंथेसाइज होता है। इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वापस PS2 में नहीं आते। इसमें एटीपी और NADPH दोनों बनते हैं। हाँ, नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं। एक और तरह की फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है साइक्लिक। साइक्लिक। वो क्या है? उसमें सिर्फ पीएसआई इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन पीएसआई से निकलकर ETS में घूमकर वापस पीएसआई में आ जाता है। इसमें सिर्फ एटीपी बनता है, NADPH नहीं, और वाटर स्प्लिटिंग भी नहीं होती। अच्छा, तो इसकी जरूरत कब पड़ती होगी? शायद जब सेल को सिर्फ एटीपी की जरूरत हो, NADPH की नहीं, या स्ट्रोमा लैमेले में जहां PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते। ओके, और ये एटीपी सिंथेस का एक्चुअल मैकेनिज्म, वो कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, थोड़ा सिंपल टर्म्स में। देखो, सिंपल है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है। ल्यूमेन में H+ ज्यादा, स्ट्रोमा में कम। ओके, एक ग्रेडियंट बन गया। हाँ, ये ग्रेडियंट एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, जैसे डैम के पीछे पानी। फिर प्रोटॉन्स एक स्पेशल चैनल से गुजरते हैं जो एटीपी सिंथेज एंजाइम का पार्ट है। एटीपी सिंथेज। हाँ, जब प्रोटॉन्स इस चैनल से स्ट्रोमा में फ्लो करते हैं तो उस फ्लो की एनर्जी यूज करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनता है। बिल्कुल जैसे डैम के पानी से टर्बाइन घूमकर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। समझ गया, प्रोटॉन पावर से एटीपी बनता है। एग्जैक्टली। कीमिया ऑस्मोसिस यही है। ग्रेट।
तो लाइट रिएक्शंस ने फ्यूल बना दिया एटीपी और एनएडीपीएच। हाँ, फ्यूल पैकेट्स रेडी हैं। अब ये फ्यूल यूज होगा एक्चुअल फूड फैक्ट्री में, मतलब कैल्विन साइकिल में, जो स्ट्रोमा में चलता है। बिल्कुल। अब CO2 को फिक्स करके शुगर बनाने का टाइम है। मेल्विन कैल्विन ने इस पाथवे को ट्रेस किया था, रेडियो एक्टिव 14C यूज करके। बहुत लैंडमार्क वर्क था। उन्होंने कैसे पता लगाया? उन्होंने एल्गी को 14CO2 दी और फिर अलग-अलग टाइम इंटरवल्स पर देखा कि कौन से कंपाउंड्स रेडियो एक्टिव हो गए। पता चला कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या 3PGA। 3PGA, इसीलिए C3 पाथवे कहते हैं। करेक्ट। जिन प्लांट्स में पहला प्रोडक्ट C3 एसिड 3PGA होता है, वो C3 प्लांट्स कहलाते हैं। ज्यादातर प्लांट्स C3 होते हैं। और CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है इस साइकिल में? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एक 5 कार्बन कीटो शुगर है, रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी रूबीपी। रूबीपी। हाँ, और एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वो है रूबिस्को। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस शायद अर्थ का सबसे अबंडेंट एंजाइम है। रूबिस्को, ओके। तो साइकिल के स्टेजेस क्या हैं? 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, इसमें रूबीपी CO2 को एक्सेप्ट करता है रूबिस्को की हेल्प से और 2 मॉलिक्यूल्स 3PGA के बनाता है। CO2 फिक्सेशन हो गया। हाँ, दूसरा स्टेज है रिडक्शन। इसमें 3PGA रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। इस स्टेप में लाइट रिएक्शन से बने ATP और NADP यूज होते हैं। एनर्जी खर्च होती है यहाँ। हाँ, एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 2 ATP और 2 NADPH लगते हैं इस स्टेज में। फिर तीसरा स्टेज है रीजेनरेशन। रीजनरेशन किसका? RUBP का। क्योंकि साइकिल को चलते रहने के लिए RUBP वापस बनाना जरूरी है। इसमें भी ATP खर्च होता है। एक ATP पर RUBP रीजनरेटेड। तो एक CO2 के लिए टोटल 3 ATP और 2 NADPH लग गए। एग्जैक्टली। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन बनाने के लिए साइकिल 6 बार चलना पड़ेगा, तो टोटल 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे। काफी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। बिल्कुल, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये। अब कुछ प्लांट्स में C4 पाथवे भी होता है, वो क्या है? हाँ, कुछ प्लांट्स खासकर जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में उगते हैं जैसे मेज, सोगम, शुगरकेन, उनमें एक अल्टरनेट मेथड है CO2 फिक्सेशन का। इसे C4 या हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। इसमें क्या अलग है? ओए, तो CO2 एक्सेप्टर रूबीपी नहीं है? पहले स्टेप में नहीं। मीजोफिल सेल्स में CO2 को एक्सेप्ट करता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल PEP, फॉस्फोइनोल पाइरोवेट, और एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज या PEP केस। PEP केस, रूबिस्को नहीं? नहीं, PEP केस सिर्फ CO2 से बाइंड करता है, O2 से नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर OAA दूसरे C4 एसिड्स जैसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर स्पेशल सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स, ये क्या है? ये वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड लार्ज सेल्स होते हैं। इन प्लांट्स में स्पेशल एनाटॉमी होती है, क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्रैन्स मतलब रीथ या रिंग। अच्छा, तो C4 एसिड इन बंडल शीथ सेल्स में जाता है? हाँ, वहाँ ये C4 एसिड ब्रेक डाउन होता है, CO2 रिलीज करता है। अब ये CO2 बंडल शीथ सेल्स के अंदर कैल्विन साइकिल में एंटर करती है। वहाँ रूबिस्को प्रेजेंट होता है। तो कैल्विन साइकिल C4 प्लांट्स में भी होता है, पर बंडल शीथ सेल्स में? हाँ, C4 पाथवे बेसिकली CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने का एक तरीका है बंडल शीथ सेल्स में। इसका एडवांटेज क्या है? क्यों करते हैं ये प्लांट्स ऐसा? मेन एडवांटेज है कि ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, ये क्या भला है? ये C3 प्लांट्स में होता है। जो रूबिस्को एंजाइम है ना, हाँ। वो CO2 के अलावा O2 से भी बाइंड कर सकता है, स्पेशली जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम हो और O2 ज्यादा या टेम्परेचर हाई हो। इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो O2 से बाइंड करने से क्या होता है? जब रूबिस्को O2 से बाइंड करता है तो शुगर बनाने की जगह एक कंपाउंड बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसके मेटाबॉलिज्म में CO2 रिलीज होती है और ATP भी यूज होता है। मतलब ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, न शुगर बनी न ATP, उल्टा एनर्जी खर्च हुई। ओह,
तो C3 प्लांट्स में एनर्जी वेस्ट होती है इससे। हाँ, फोटोसिंथेटिक आउटपुट कम हो जाता है। C4 प्लांट्स इससे बच जाते हैं कैसे? क्योंकि वो पेपकेस यूज करते हैं इनिशियल फिक्सेशन के लिए, जो O2 से बाइंड नहीं करता, और फिर वो CO2 को बंडल शीथ सेल्स में कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। वहाँ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई होती है कि रुबिस्को के O2 से बाइंड करने के चांसेस कम हो जाते हैं। गॉट इट। इसलिए C4 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, स्पेशली हाई लाइट और टेम्परेचर में। हाँ, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है ऐसे कंडीशंस में। लेकिन C4 पाथवे में एक्स्ट्रा ATP भी खर्च होता है CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में, तो नॉर्मल कंडीशंस में C3 ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ्स हैं। बिल्कुल, अडेप्टेशन है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए। तो इन सब के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? कई फैक्टर्स हैं, हम उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल जैसे नंबर, साइज, एज और ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स और क्लोरोप्लास्ट्स का नंबर, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट या इंटरनल फैक्टर्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर डिपेंड करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं सनलाइट, लाइट इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और वाटर अवेलेबिलिटी। इतने सारे फैक्टर्स, तो रेट को कौन कंट्रोल करता है? यहाँ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स अप्लाई होता है, 1905 में दिया था। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, तो उसका रेट उस फैक्टर से डिटरमिन होगा जो अपनी ऑप्टिमल वैल्यू से सबसे दूर है, मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर है। जो चीज सबसे कम होगी वही स्पीड डिसाइड करेगी। एग्जैक्टली। जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, पर तब तक ही जब तक कोई और फैक्टर जैसे CO2 लिमिटिंग ना हो जाए। CO2 अक्सर लिमिटिंग होता है C3 प्लांट्स के लिए, सुना है। हाँ, करंट एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमल से कम है। C4 प्लांट्स CO2 सैचुरेशन लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही शो करते हैं क्योंकि उनके पास CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म है। इसलिए हाई CO2 कंडीशंस C3 प्लांट्स को ज्यादा बेनिफिट करती हैं। ग्रीन हाउस क्रॉप्स में CO2 एनरिचमेंट यूज होता है यील्ड बढ़ाने के लिए। टेम्परेचर का क्या रोल है? टेम्परेचर डार्क रिएक्शंस को ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि वो एंजाइमेटिक है। लाइट रिएक्शंस भी सेंसिटिव हैं पर कम। हर प्लांट का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। C4 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 से ज्यादा होता है। और वाटर स्ट्रेस से स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। हाँ, पानी बचाने के लिए। राइट। स्टोमाटा बंद होने से CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और वाटर स्ट्रेस से लीफ विल्टिंग भी होती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वाटर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। काफी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है इन सब फैक्टर्स का। बहुत। तो अगर हम रैप अप करें, फोटोसिंथेसिस एक कमाल का प्रोसेस है। इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, लेकिन उतना ही वाइटल। हाँ, हमने देखा कैसे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स से शुरू होकर प्रीस्टली, इंजनहाउस, सैक्स, इंगलमैन, वैन नील मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स तक पहुंचे। लाइट रिएक्शंस, Z स्कीम, कीमियोस्मोसिस, कैल्विन साइकिल, और फिर C3 और C4 पाथवेज जैसे अमेजिंग अडेप्टेशंस। ये सिर्फ फूड और ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और रेजिलियंस को भी दिखाता है। सही कहा। ये हमें फूड और ऑक्सीजन देता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इससे एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी उठता है फ्यूचर के लिए। क्या? जैसे जैसे हम इस प्रोसेस की बारीकियों को, इसकी एफिशिएंसी को, इसकी लिमिटेशंस को और बेहतर समझ रहे हैं, हाँ, क्या हम इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव करने के लिए, या शायद क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में भी? मतलब क्या हम प्लांट्स को और एफिशिएंट बना सकते हैं या आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस डिजाइन कर सकते हैं? पॉसिबली। ये एक एक्टिव रिसर्च एरिया है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। एक पॉइंट है सोचने के लिए। बिल्कुल। एक पॉइंट टू पॉन्डर।